नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिम। पिछले कुछ दिनों से बहुत इरेगुलर हूं, मुझे इस बात का एहसास है। पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी, लेकिन वो एक शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मेरी हालत तकरीबन वैसी ही है, मेरी भी मजबूरी है। असल में आप सबको पता है कि शम्स सर मुंबई में हैं। वो सुशांत की जो डेथ की मिस्ट्री है उसको लगातार कवर कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों को अपनी कहानियों से और जानकारियों से अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और इधर दिल्ली में जो उनकी टीम है जिसमें हम लोग हैं, हम उनकी उन खबरों को टीवी पर और क्राइम तक पर शोकेस करने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि एक रिपोर्टर जब फील्ड में होता है और वहाँ से जब वो विजुअल इनपुट और एडिटोरियल कंटेंट, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें भेजता है अपने हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में उन सारी चीज़ों की पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद फिर वो आपके सामने पेश की जाती है। ऑडियो विजुअली उन चीज़ों को एडिट करना, उसके लिए वॉइस ओवर्स करना, एंकर लिंक्स डिसाइड करना, प्रोग्राम में क्या ग्राफिक्स जाएंगे वो तय करना, बहुत काम होता है। और ये सारा जो पर्दे के पीछे का काम है, फ़िलहाल उन कामों में लगा हुआ हूँ और वो मेरे काम का एक हिस्सा है। बेसिकली आज तक के प्रोडक्शन टीम का मैं हिस्सा हूँ, तो मेरे काम का वो हिस्सा है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की व्यस्तता उधर मुंबई में है हमारे शम्स सर और बाकी रिपोर्टर साथियों की, ठीक उसी तरह की व्यस्तता इधर हम लोगों की भी है एक सपोर्ट स्टाफ के तौर पर। तो यही वजह है कि थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ काम ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन दिल के कोने में ये तकलीफ़ कह लें या एक कहते हैं ना खटका सा हमेशा लगा हुआ रहता है, जिसमें लगता है कि यार बहुत दिन हो गए और क्राइम तक पर लाइव नहीं आ सका। और ये भी डर लगता है कि आप लोगों की नाराज़गी कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। और यकीन मानिए थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो उसी नर्वसनेस और उसी की वजह से, एक्सप्लेन करने की वजह से, सफाई देने की वजह से मैं ये सारी बातें आप लोगों से कह रहा हूँ। बहरहाल ये तो एक्सक्यूज़ेस हो गए, जो मेरी दलीलें थी, जो सफाई थी, वो सब मैंने आपके सामने पेश की। अब मुद्दे पर आते हैं। मर्डर मिस्ट्री जो हम हमेशा आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वो तो खैर हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके बाद हमारी परिपाटी के मुताबिक मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, कुछ लोगों के नाम पढ़ूंगा। आप जानते हैं सारे कमेंट्स और सारे लोगों के नाम एट वन गो पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वक्त की भी कुछ मजबूरी होती है, सीमित समय है। तो इसीलिए चुनिंदा लोगों के पढ़ूंगा, जिनके नहीं पढ़ पाऊंगा वो प्लीज़ नाराज़ ना हो, मुझे माफ़ करें और अगली बार उनका ज़रूर पढ़ूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मतलब 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार भी उनका कमेंट जो है वो निगाहों के सामने ना गुजरे, स्किप हो जाए। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। मैं अगर आप लोगों के कमेंट्स यहाँ नहीं पढ़ता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं मोबाइल पर और बाद में अपने डेस्कटॉप पर आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत सीरियसली पढ़ता हूँ। और जो बातें अपनाने वाली होती हैं, अमल में लाने वाली होती हैं, उसे अमल में लाने की कोशिश भी करता हूँ। बहरहाल आइए अब शुरुआत करते हैं। ये वाक़या जो है पंजाब का है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना, और लुधियाना के पास एक और टाउनशिप है जिसका नाम है जगरांव। और ये घटना जगरांव की है और घटना की तारीख मैं आपको बताऊं, 2 जुलाई 2020, यानी इसी साल पिछले महीने की 2 तारीख की ये घटना है। जगरांव और लुधियाना से मेरा एक कनेक्शन है। मैं एज अ जर्नलिस्ट, पहले तो मैं मेरे होम टाउन जमशेदपुर में काम करता था, फिर जब मैं वहाँ से निकला तो सबसे पहले जो घर से बाहर निकलने के बाद मेरा 1 साल गुजरा वो लुधियाना में ही गुजरा। तो जब भी लुधियाना, जगरांव या इस तरह की किसी जगह की बात होती है तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाता हूँ। बहरहाल वो सब बातें छोड़िए, इधर मुद्दे पर वापस आऊँ। तो लुधियाना में जगरांव एक लोकेलिटी है, एक छोटा सा टाउनशिप है, और यहाँ की ये घटना है। यहाँ हुआ यूँ कि 2 जुलाई 2020 की शाम को यहाँ रहने वाले एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं मिस्टर मेवा सिंह। ये अपनी बीवी
बलविंदर कौर के साथ किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और शाम को जब वो रिश्तेदार से मिल मिलाकर चाय पीकर वापस लौटे तो घर में एक बहुत ही भयानक वारदात हो चुकी थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब पति पत्नी दोनों अंदर गए, बुजुर्ग, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, जिसका नाम बलवीर कौर उर्फ चीनू था और उम्र थी तकरीबन 23-24 साल की, उसकी हत्या हो चुकी है। वो घर के बिल्कुल अंदर वाले कमरे में लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई थी और वहीं पास में एक बड़ा भारी और मोटा सा डंडा भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर लगता था कि उस डंडे से शायद बलवीर कौर उर्फ चीनू पर हमला किया गया। और चीनू के गले में चुन्नी भी कसकर लिपटी हुई थी, जिसे देखकर यह लग रहा था कि इस चुन्नी से उसका गला भी घोटा गया है। तो दो बातें समझ में आ रही थी कि चुन्नी से गला भी घोटा गया, सिर पर भारी डंडे से वार भी किया गया और इस तरह से चीनू की हत्या कर दी गई। एक अकेली जवान लड़की जो घर में मौजूद थी, उसकी हत्या हो गई। और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, जो अलमारी में लॉक नहीं था, ओपन अलमारी थी, वो भी खुला हुआ था, चीज़ें बिखरी हुई थी और बहुत सारी कीमती चीज़ें, जेवरात, कैश, बहुत सारी चीज़ें गायब थी, लाखों रुपए की। पति पत्नी ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो वो बदहवास हो गए, रोने चिल्लाने लगे। पड़ोसी दौड़कर आए और उन्होंने भी देखा। एक मातम का माहौल बन गया और सीन ऑफ क्राइम को देखकर लोगों को लगा कि इसके पीछे जो है लूटपाट जैसी वजह ही समझ में आ रही है और लोगों को ये भी लगा कि शायद इस लड़की ने लुटेरों का विरोध किया होगा, जिसकी वजह से लुटेरों ने इसकी हत्या कर दी। तो बात पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जैसा कि आजकल स्मार्ट पुलिसिंग हो गई है, आपको पता है, गैजेट्स और सर्विलांस के बहुत सारे इंतजामात हैं, तो पुलिस ने फ़ौरन जो है आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। और इस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के क्रम में पुलिस को पहली कामयाबी मिली। बल्कि हम ये अगर कहें कि ये पहली और इस केस की आखिरी कामयाबी थी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ही ये मामला सुलझ गया। हालांकि मैं आपको बताऊं, मामला सुलझ गया, कातिल पकड़ा गया, ये कहानी इससे कहीं आगे की है। क्योंकि जिस तरह से कत्ल की साजिश रची गई और जो कातिल पकड़ा गया उसने क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि मर्डर केस को सुलझाने में तो पुलिस ने को कोई ज़्यादा मशक्क़त हुई नहीं, हाथों हाथ पुलिस ने सॉल्व कर लिया तो ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। नहीं, कहानी और आगे है। तो हुआ ये कि जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगालनी शुरू की तो पुलिस ने देखा कि शाम के वक्त ये जो मेजर मेवा सिंह और उनकी बीवी बलविंदर कौर घर से बाहर निकले, इसके थोड़ी देर बाद उनके घर में एक बाइक पर दो लोग आए और इनमें एक मेल था और एक फीमेल थी। और ऐसे भी कोरोना का वक्त चल रहा है, लोग मुंह पर नकाब बांधे हुए हैं, तो इन लोगों ने अच्छी तरह से अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। और ये दोनों लोग उस घर के अंदर चले गए और ये जो मेल मेंबर था बाइक चलाकर आने वाला, वो कुछ देर तक घर के बाहर खड़ा भी रहा। चेहरे पर उसके नकाब बंधा हुआ था, वो घर के बाहर खड़ा रहा और खड़ा होकर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो पार्टनर थी, जो लेडी थी, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा था, गार्ड दे रहा था कि कोई, जब वो अंदर जो लेडी घुसी है वो जब किसी क्राइम को अंजाम दे रही है तो बाहर ये बंदा खड़ा होकर इस चीज़ को इंश्योर कर रहा था कि कोई उस वक्त वहाँ पर ना धमके और उसको रोका जाए, क्योंकि अंदर जो है उसकी पार्टनर कुछ गलत कर रही है। तो ये तस्वीरें वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो इन दोनों के चेहरे पर चूंकि कपड़ा लिपटा हुआ था, नकाब पोश थे, ये इनको देखकर आइडेंटिफाई कर पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा था और ये जो पीड़ित परिवार है, मेजर मेवा सिंह का परिवार, उनकी बीवी, इनके लिए भी उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा और सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कायदे से हुई तो उस बाइक का नंबर प्लेट जो है वो उस सीसीटीवी में एक आध जगह कैप्चर हुआ था। उसको जूम इन करके देखने पर जो नंबर प्लेट नज़र आया, जो नंबर नज़र आया, उस नंबर के सहारे पुलिस बहुत जल्द कातिल तक पहुंच गई। और इस कातिल का नाम था हरजीत सिंह और उसके साथ जो महिला आई थी, जो घर के अंदर थी, कत्ल करने में शामिल थी, उसका नाम था चरणजीत कौर। तो कुल मिलाकर हरजीत सिंह और चरणजीत कौर नाम के
दो लोगों ने मिलकर, एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर वो जो लड़की है बलवीर कौर उर्फ चीनू, उसकी हत्या की थी। अब सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है, सबसे बड़ी जो चौंकने वाली बात है वो ये कि ये जो चरणजीत कौर है जिसने कत्ल किया, वो उस मरने वाली लड़की की भाभी थी। यानी चरणजीत कौर ने खुद अपने ससुराल में घुसकर अपनी ननद की हत्या कर दी, और हत्या में उसका जो साथ दे रहा था वो चरणजीत कौर का पति नहीं था, बल्कि चरणजीत कौर का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था हरजीत सिंह। तो ये कहानी थोड़ी उलझाने वाली है, इसमें रिश्तों की पेंच भी है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा इनके फैमिली के बारे में समझ लेते हैं, फिर पूरी कहानी साफ हो जाएगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि एक भाभी ने आखिर किस वजह से अपनी ननद की हत्या की। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि ये जो मेजर मेवा सिंह है, इन्होंने 2 शादी की थी। 1978 में इन्होंने रायकोट में रहने वाली एक महिला परमजीत कौर से शादी की थी। काफ़ी पुरानी बात है, 1978। और इससे मेजर मेवा सिंह को 3 बच्चे हुए थे। बड़ा बेटा था जतिंदर सिंह, उसके बाद एक बेटी थी जसविंदर कौर, और फिर एक दूसरी बेटी थी बलजिंदर कौर। पूरा परिवार सुख चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन बाद में मेजर मेवा सिंह ने एक दूसरी शादी और की, और ये शादी उन्होंने की साल 2000 में। इस बार उनकी शादी हुई मेहराना कला गांव की रहने वाली बलवीर कौर नाम की एक महिला से। बलवीर कौर चूंकि पहले से शादीशुदा थी और इस वक्त अपने पति से अलग रहती थी, तो शादी के बाद बलवीर अपने साथ अपनी एक बेटी चीनू को लेकर आई। माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये जो मेहराना कला की रहने वाली जिस दूसरी महिला से शादी हुई, उसका नाम बलवीर कौर नहीं बल्कि बलविंदर कौर था। नाम भी तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो बलविंदर कौर चूंकि पहले से शादीशुदा थी, तो वो जब शादी के बाद, अपनी दूसरी शादी के बाद अपने ससुराल आई, मतलब मेजर मेवा सिंह के घर, तो वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई जिसका नाम था बलवीर कौर उर्फ चीनू। इधर मेजर मेवा सिंह के जो पहले शादी से जो बच्चे थे, उसमें से जो बाकी बेटियां थी उनकी तो शादी हो गई, और जतिंदर सिंह जो बड़ा बेटा था उसकी भी शादी हो गई थी। जतिंदर सिंह की शादी जो है वहीं पास के एक गांव की रहने वाली चरणजीत कौर नाम की एक लड़की से हुई थी। लेकिन चूंकि जतिंदर सिंह और चरणजीत कौर यानी मेजर मेवा सिंह के बेटे और बहू अपने घर से अलग होकर शादी के बाद रह रहे थे, तो उनके सामने जीवन यापन करने की बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये जो जतिंदर सिंह था उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो हुआ यूं कि शादी के कुछ समय बाद ही जतिंदर सिंह अपनी ज़िंदगी सुधारने, कुछ ज़्यादा रुपए पैसे कमाने के इरादे से खाड़ी देशों में चला गया, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और वहाँ जाकर वो तकरीबन 3 सालों तक कामकाज करता रहा। इधर उसकी जो बीवी है चरणजीत कौर, वो अपने घर में अकेली रहती थी किराए के मकान में। आपको तो मैंने बता ही दिया कि वो अपने ससुराल से अलग थी और जतिंदर सिंह अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल से अलग रह रहा था। तो जब जतिंदर चला गया तो उसकी बीवी चरणजीत कौर यहाँ अकेली रह गई। इधर हुआ ये कि चरणजीत कौर अकेली थी और इस अकेलेपन में उसे एक पार्टनर मिला, एक नौजवान जिसका नाम था हरजीत सिंह, और हरजीत सिंह के साथ चरणजीत कौर के करीबी रिश्ते बन गए। आप इसको इलिसिट रिलेशन कहें या जो भी कहें। और जब उसका पति जतिंदर सिंह वहाँ से लौट कर आया खाड़ी देशों से, और उसने जब देखा कि उसकी बीवी के साथ उसका एक फ्रेंड या पार्टनर जो है वो भी है, वो भी आता जाता है, तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि जतिंदर सिंह ने इस चीज़ को अपोज नहीं किया, इस चीज़ की कोई मुखालफत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से ये जो चरणजीत कौर है, ये अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड दोनों के साथ इकट्ठे एक मकान में, किराए के मकान में रहने लगी। अब पति भी आ चुका था, बॉयफ्रेंड भी था, दोनों छोटा मोटा काम करते थे और इन तीनों का ये जो परिवार था ये ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन इसी बीच 1 जुलाई को ये जो चरणजीत कौर है ये अपने पति जतिंदर सिंह के साथ मिलकर अपने ससुराल गई, यानी मेजर मेवा सिंह के घर। तो मेजर मेवा सिंह और अपनी जो सासू माँ है, दूसरी सासू माँ, सौतेली सासू माँ, जिसका नाम था बलविंदर कौर, उससे मिली भी और बातचीत भी हुई। घर में मेजर मेवा सिंह और बलविंदर कौर की जो बेटी है बलवीर कौर उर्फ चीनू थी, उससे भी बातचीत हुई। तो बहुत खुशगवार, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, माहौल में इनका मिलना जुलना हुआ। और जब मिलना जुलना हुआ तो बातों ही बातों में चरणजीत कौर और जतिंदर सिंह को ये बात पता चली कि जो मेजर मेवा सिंह और बलविंदर कौर की जो बेटी है चीनू, वो कनाडा सेटल होने जा रही है। और कनाडा सेटल होने के लिए वो पहले तो एडुकेशन के लाइन से या एडुकेशन पढ़ाई लिखाई की वजह से ही वो वहाँ जा रही है। किसी कॉलेज से में उसका एडमिशन भी हो गया है, वहाँ से ऑफ़र लेटर वगैरह आ गया है एडमिशन का, और बहुत सारे रुपए पैसे जो उसमें खर्च होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं मेजर साहब ने, यानी उसके ससुर जी ने। और इसके अलावा लाखों रुपए अभी भी घर में रखे हुए हैं, जिन रुपयों से फाइनली जब वो यहाँ से कनाडा जाएगी तो उसके ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाएंगी, अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे। और इस तरह से मेजर मेवा सिंह और ये जो बलविंदर कौर उसकी सास है, ये दोनों मिलकर अपनी बेटी चीनू को कनाडा में सेटल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात उनकी बहू चरणजीत कौर को 1 जुलाई को पता चली। जतिंदर सिंह तो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं था, जो उस घर का बेटा था, लेकिन चरणजीत कौर का दिमाग जो है वो नेगेटिवली काम करने लगा। उसको लगने लगा कि एक तो यहाँ पति और बॉयफ्रेंड के होने के बावजूद मुझे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा न तो पति कोई बड़ा काम करता है, ठीक ठाक काम करता है, और न मेरा बॉयफ्रेंड कोई अच्छा काम करता है। एक तो हमारी ज़िंदगी यहाँ इतनी मुफलिसी और गरीबी में कट रही है, और ऊपर से मेरे ससुराल में जो है मेरी सास और मेरे ससुर मेरी ननद के ऊपर लाखों रुपए लुटा रहे हैं, उसका करियर बनाने में लगे हुए हैं, उसे कनाडा में सेटल करने में लगे हुए हैं। तो ये जो भाभी है बेसिकली, उसको अपनी ननद की इस तरक्की से बड़ी चिढ़, बड़ी जलन हो गई चरणजीत कौर को। और चरणजीत कौर ने एक तीर से 2 निशाना साधने का फैसला किया। चरणजीत कौर ने यह तय किया कि वो अपने पति को तो नहीं बताएगी, बल्कि अपने प्रेमी को लेकर बलवीर कौर उर्फ चीनू, जो उसकी ननद है, उसकी जान ले लेगी, क्योंकि उसका जो गुस्सा या जो जलन है उसकी तरक्की से, इससे वो भी शांत हो जाएगा। और दूसरा, जान लेने के साथ साथ घर में जितने भी रुपए पैसे हैं वो भी लूटपाट करके भाग जाएगी। ये इनकी तैयारी थी। और इसी तैयारी के मुताबिक 1 तारीख को वो ससुराल गए थे, 1 जुलाई को वो वापस आई 2 तारीख को, और 2 तारीख को वापस आने के बाद उसी दिन उसको ये भी पता था, चूँकि वो ससुराल गई ही थी, और फिर जब वापस आई तो उसे ये भी पता था कि उसके सास ससुर जो है वो 2 तारीख की शाम को कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाने वाले हैं। तो उन्हें, चरणजीत को इस बात का एहसास था कि शाम को मेरी ननद घर में अकेली रहेगी, और इसी के तहत उसने प्लानिंग की कि शाम को ही वो स्ट्राइक करेगी। और तय साजिश के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड हरजीत सिंह को लेकर दोबारा अपने ससुराल गई और वहाँ अपनी ननद को मिली। और ननद को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी भाभी जो है वो मौत बनकर आई है। उसने अपनी भाभी का स्वागत सत्कार दोबारा किया, लेकिन भाभी और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने मिलकर पहले तो एक भारी डंडे से बलवीर कौर उर्फ चीनू के सिर पर वार किया, और जब वो ज़मीन पर गिर पड़ी लहूलुहान होकर, तो डेथ इंश्योर करने के लिए इन दोनों ने मिलकर उसी की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। और इस तरह शाम के वक्त में एक भाभी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ससुराल में घुसकर अपनी ननद की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जब उसका गुस्सा तो शांत हुआ, लेकिन रुपए पैसों की लालच या हवस जो भी कह ले वो शांत नहीं हुई थी। तो उसके बाद पूरे घर में दोनों ने मिलकर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद जो भी वो रुपए पैसे जेवर वगैरह बांध सकते थे वो बांध कर वो वहाँ से फरार हो गए। और उन्हें लगा कि ये राज, ये करतूत कभी बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने हत्या की है। नासमझ या मैं कहूँगा बेवकूफ़ भी थे, और वो इस घटना को अंजाम देकर वापस चले आए। लेकिन जब
थोड़ी ही देर बाद उसके सास ससुर घर लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने छानबीन शुरू की तो जल्द ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा और सीसीटीवी के ज़रिए पुलिस उसी घर की बहू जो कातिल थी उस तक पहुंची और फिर उसके बॉयफ्रेंड हरजीत सिंह तक भी पहुंची। और इस तरह पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी या पेचीदगी नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप के जो हालात हैं वो अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाले या बेचैन करने वाले हैं। एक तरफ तो एक ऐसी महिला जो पति के होते हुए किसी और के साथ रिलेशन में हो, पति भी ऐसा जो अपनी बीवी के इस तरह के इलिसिट रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले, ऊपर से जो ससुर जी हैं एक शादी के बाद वो दूसरी शादी करते हैं, जो सास है उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी, वो भी एक दूसरी शादी में एक जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्व होती है, उसके बाद एक बेटी है जिसको कनाडा सेटल करना है और इस भाभी को अपनी उस बेटी से इतनी चिढ़ है ना, मतलब इतनी अपनी ननद से इतनी चिढ़ है कि उसने उस ननद की हत्या भी करती है वो और उसके रुपए पैसे भी लूट लेती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है मोरालिटी यानी नैतिकता, जिसका तकरीबन मैं बाकी लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने कोई कानूनी तौर पर कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन चरणजीत कौर ये जो बॉयफ्रेंड है हरजीत सिंह, इनके जीवन में तो मुझे लगता है कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ शायद नहीं थी और अंजाम यही हुआ कि एक मर्डर केस में अब दोनों गिरफ्तार होकर फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये कहानी यहीं तक, ये वाकया यहीं तक, लेकिन आप फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं। जैसा कि मैंने वादा किया था, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं और कुछ कमेंट्स मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। जो मेरा पिछला वीडियो था उस वीडियो के बारे में तो आपको मैं कम से कम बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ये कहते हैं कि वो वीडियो बाद में भी देखते हैं अपलोड होने के बाद में। तो अगर दूसरे वीडियो में उस वीडियो की स्टोरी में रिवील कर देता हूं तो उनको फिर वो वीडियो देखने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उस वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कमेंट्स ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। जेपी राजपुरोहित जी ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदले बदले लगते हो। मैं समझता हूँ इनकी ये शिकायत क्यों है। जाहिर है इनकी शिकायत शायद इसी चीज़ को लेकर होगी कि मैं इरेगुलर तरीके से आप लोगों के पास हाजिर हो रहा हूँ, रोज़ नहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल, इन्होंने आगे लिखा भी है, जल्दी जल्दी आया करो सर, आपके चाहने वाले आपकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं। तो राजपुरोहित जी, मैं आपका जो दूसरा मैसेज है उसे पढ़े बगैर ही मैं ये समझ गया था कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली ये प्यार जो है वो एक तरफा नहीं है। अगर आप हमें प्यार करते हैं तो मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूँ, मैं भी आप लोगों का उतना ही इज्जत एहतराम करता हूँ। देवाशीष दास, इन्होंने लिखा है कि सर आपके बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है। सुबीना भगत, सर यू आर डूइंग गुड जॉब, कीप इट अप, उन्होंने लिखा है। रियल अयाज ने दिल का साइन बनाया है और यूं थम्स अप किया है। आसिम और दीपक भाई को सलाम बोलना, इन्होंने ये भी लिखा है। रियल अयाज, आसिम भाई आप सुन रहे हैं ना? हाँ। जतिंदर कौर, वी वांट ट्रू जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री। नयन भातरकर, वाओ यार, इन्होंने ये लिखा है। तो नयन जी, आपके इस वाओ के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये एक पॉजिटिव कमेंट है। हार्दिका दवे, सर यू टोल्ड स्टोरी वेरी नाइसली, थैंक यू हार्दिका, थैंक यू वेरी मच। के नाम से एक आईडी है, ये इन्होंने लिखा है कि ये ज़्यादा फालतू की आओ भगत मत किया करो, सीधा कहानी पे आया करो। तो के जी ये चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, बैठूँ और सीधे डेट टाइम इसके साथ शुरू हो जाऊँ। आप लोगों से ये जो थोड़ी बहुत मेरी इनफॉर्मल गुफ्तगू होती है वो के जी को पसंद नहीं है। ठीक है के जी, मैं ख्याल रखूँगा कि अगली बार से थोड़ी कम बातचीत करूँ। जितेंद्र सिंह, आप बहुत अच्छी तरह से क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं, जैसे शमसर स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन अरे बैनर्जी साहब, मैंने बोला था कि आपका जो दोस्त है वो स्टोरी सुनाते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह नहीं सुना पाते। चलिए देखिए, आपने जो मेरी तारीफ़ की सबसे पहले मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहूँगा, और बाकी आपकी जो शिकायत है वो मेरे ज़रिए अगर मेरे मित्र तक या मेरे सहकर्मी तक पहुँचे तो शायद अच्छी बात नहीं होगी कि मैं उनको जाकर बताऊं कि हमारे एक दर्शक शिकायत कर रहे थे कि आप बिल्कुल अच्छी कहानी नहीं सुनाते हैं, तो शायद ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जितेंद्र जी, अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहते हैं या उनको गाइड करना चाहते हैं तो आप उनके यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ उसमें वो कमेंट लिखिए, शायद वो पढ़ें और
वो अपने आप में कुछ सुधार करने की कोशिश करे, जैसे मैं लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ। रमन सिंह जी, उन्होंने लिखा है बहुत दुखद स्टोरी था सर। बिल्कुल सही बात, दुखद ही कहानियाँ हम लेकर आते हैं, ये भी एक विडंबना है। जेपी राजपुरोहित ये पूछ रहे हैं सुशांत केस में सीबीआई को लेकर आप क्या सोचते हो? सुशांत केस को लेकर मुझे बात करने में ही डर लगता है। उसकी वजह ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इस डेथ मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। तो अगर अब तक की फाइंडिंग के आधार पर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये मामला जो है हत्या का नहीं खुदकुशी का लगता है, तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे। शायद आप लोगों को लगे कि मैं भी जो है किसी पूर्वाग्रह की वजह से ऐसा कह रहा हूं। तो इसीलिए मैं सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी पर कुछ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बताना नहीं चाहता हूं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो फ़ौरन ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि बिक गया है, ये इसने ज़रूर पैसे ले लिए हैं, या तो रिया चक्रवर्ती से या मुंबई पुलिस से या किसी नेता से, तभी ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने खुदकुशी की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दूर ही रहूँ तो ठीक है। बाकी देश में और बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को मैं भी एज अ व्यूअर बहुत पसंद करता था और उनकी मौत से मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी तकलीफ़ आप लोगों को हुई। तो बस दोस्तों, यही है मेरा ख्याल। बाकी आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी, चाहे वो कोई भी एजेंसी जांच करे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। विकास शर्मा जी, नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर स्पीकिंग स्किल्स, लाइक इट, थैंक यू विकास। जतिन दलाल, प्लीज़ डोंट वॉच इरिटेट चैनल, इन्होंने लिखा है। अच्छा, जतिन जी ने बाकी दर्शकों को ये आगाह किया है कि क्राइम तक मत देखना, बहुत इरिटेटिंग है। तो ठीक है जतिन जी, आपकी सोच है, आपका नज़रिया है। शैलेंद्र शर्मा जी, सर आपको देखकर बहुत ही, जब से आपको वॉइस ओवर सुना है आमिर खान की टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने पर, इसमें दिक्कत क्या है? वो आपको मिले तो ये इस लाइंस पर किसी के कहने पर लिखी या बोली, और ज़रूर बताना, मुझे नहीं लगता। देखिए, इन्होंने जो कमेंट किया है ना, उस कमेंट में कुछ आपत्तिजनक शब्द भी हैं, तो इसीलिए मैं उसको पूरी तरह नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ स्किप करके पढ़ रहा हूँ। लेकिन शैलेंद्र शर्मा जी का ये कहना था कि आमिर खान जब टर्की की फ़र्स्ट लेडी से पिछले दिनों मिले और उससे रिलेटेड खबर पर उन्होंने मेरा एक वॉइस ओवर सुना आज तक पर, तो उन्हें मुझसे बड़ी शिकायत हुई कि भाई मैं इस तरह की खबर जो है क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँ, जो वॉइस ओवर करता है, चाहे वो टीवी में हो, मतलब न्यूज़ टीवी में हो या एंटरटेनमेंट चैनल में हो, उसे उस जॉब प्रोफाइल को बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है जो किसी चीज़ को अपनी आवाज़ से आप सबके सामने पेश करता है। तो जब वो कोई चीज़ का वॉइस ओवर करता है, चाहे मैं करूं या कोई दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट करे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो चीज़ें आपको पढ़ के सुना रहा है, जो खबर आपको बता रहा है, वो सारी चीज़ें उसी ने लिखी हो या मैंने ही लिखी हूँ। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया होता हूँ उसे पढ़ने का, क्योंकि आप जैसे कुछ लोगों को लगता है कि शायद मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप वॉइस ओवर कर लो। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि कोई भी खबर जब लिखी जाती है तो ऐसा नहीं कि खबर लिखने वाला जो है वो कोई भगवान है, वो जो बातें कह रहा है वही सही कह रहा है। तो उसके सारे पहलू होते हैं। अगर आमिर खान टर्की की पहली महिला से मिले और उसको लेकर लोगों में नाराज़गी थी तो थी। आपको जिस तरह से ये लग रहा है कि लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस देश में अनगिनत बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आमिर खान के पुराने कमेंट्स, पुरानी घटनाओं, पुराने बयानों से इस चीज़ को जोड़ कर देखते हैं और उनको लगता है कि आमिर खान ने गलत किया। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय रखते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरती यह है कि राय अलग अलग होने के बावजूद हम एक हैं और कम से कम एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव न रखें। राय अलग हो सकती है लेकिन हैं तो हम सारे लोग भारतीय ही ना। तो ये सबसे बड़ी और खूबसूरत बात है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। शैलेंद्र शर्मा जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप कि आप मेरी बातों से कन्विंस्ड हुए होंगे। पटेल इलियास साहब, क्या बोलती है पब्लिक, इन्होंने ये लिखा है 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इनके कमेंट्स। पटेल इलियास साहब जो है, क्या बोलती है पब्लिक, यही लिखकर इन्होंने कम से कम 20 दफ़ा ये मैसेज जो है यहाँ चिपका डाला है। प्रेम सिंह जी, सर नमस्ते जी, काफ़ी दिन से आप कहानी और वाक़या सुना रहे हो। मेरा नाम महिपाल सिंह रावत है, मैं ज़िला भीलवाड़ा, राजस्थान
का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। यश लव, अब आप ही आया कीजिए, व्योमकेश बख्शी की याद आ गई, आपका गला साफ है। अच्छा, हमारी कहानियाँ सुनकर उनको जो पुराना एक सीरियल आता था या पुराना जो एक किरदार है व्योमकेश बख्शी, उसकी याद आ गई, ये कह रहे हैं। थैंक यू, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूँ। संगीता मेहत्रस, आप खूब अच्छी तरह स्टोरी सुनाते हो। मैं आपका सरनेम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, इसलिए मैं जल्दी से आगे भी निकल गया। आप थोड़ा और उसको क्लियरली मेरे लिए अगर कभी लिखें तो मैं शायद उसको ठीक से पढ़ पाऊँ। मेहतरस लिखा हुआ है। एनीवे, संगीता जी, सरनेम में क्या रखा है? हिमांशु मंडिल, सर विनोद लिख के उसने अपना नाम फेमस करवा लिया। देखा, ये होता है सोशल मीडिया का सदुपयोग या दुरुपयोग, ये तो पढ़ने वाला ही जाने। बिल्कुल, वो विनोद की कहानी तो हमने आपको पिछली बार सुनाई थी। कोई एक बंदा है जो हर जगह हर वीडियोस में, सोशल मीडिया में इधर उधर वो विचरण करता रहता है, घूमता रहता है और अपना नाम कमेंट बॉक्स में छोड़ देता है विनोद। बस इसी से वो फेमस हो चुका है और अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि मज़ाहिया कहानी वो बन चुकी है। हिमांशु मंडिल ये कह रहे हैं कि हम तो यार बुरा मान गए, हम बेर हमाओ नाम नाने पढ़ते, वैसे हम लिखता कम है लेकिन बड़े तकल्लुफ़ी रहते हो हमारे अप्रतिम सुप्रतिम जी। हिमांशु जी ने अपने ही देसी अंदाज में जो है कमेंट लिखा है। आधी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि वो कम लिख रहे हैं और उन्हें इस बात की थोड़ी शिकायत है कि उनका नाम हमने नहीं पढ़ा है। शायद पिछली बार की बात ये कह रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने पढ़ लिया। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी। और नूरुद्दीन शेख, गुड वन, इन्होंने लिखा है। और डायना वाल्टर, आई लव यू मिस्टर बैनर्जी, इन्होंने ये भी लिखा है। यू आर सच ए स्वीट गाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डायना, थैंक यू वेरी मच। विकास वरनवाल जी, सुप्रतिम सर, क्या इत्तेफाक है इस स्टोरी का। एक भाई अपनी बहन को खोजने घर गया जिसने खतरनाक वारदात देखा और जो कि उस बंदे की वाइफ ने अपने भाई के थ्रू अंजाम दिया। मोनिका बेकार में मारी गई जिससे जैसे कि आटे के साथ घुन पिस जाता है। ठीक है, देखिए, विकास वनवाल जी का जो कमेंट है वो मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस कमेंट को यहाँ एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उससे फिर मेरे पिछले वीडियो की कहानी जो है वो रिवील हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि विकास क्या कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, जिसका शीर्षक ये है कि चंद तस्वीरों ने करा दिया डबल मर्डर। इस हेडर से, इस हेडिंग से एक वीडियो क्राइम तक पर है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए। कुसुम यादव जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये लिखा है। मोहम्मद शहजाद बाबर, सर मैं इलाहाबाद से हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ज़रा नवाजी है शहजाद बाबर साहब, आप मेरे फ़ैन हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और बाकी आपका नाम देखिए मैंने ले लिया। आसिया सद्दद, मिस्टर बैनर्जी, आई वेट एंशियसली फॉर योर शो, प्लीज़ डू नॉट स्किप योर सेशंस टू ऑफन, थैंक यू, रियली एन्जॉय योर स्टोरी टेलिंग। थैंक यू वेरी मच आसिया। कमलेश शर्मा, योर पर्सनैलिटी CO लिखा है। CO के आगे, अच्छा, इन्होंने आगे उसको वो भी किया है, काम एंड कलेक्टिव पर्सन इन्होंने लिखा है। गॉड ब्लेस यू, दो बार इन्होंने लिखा। थैंक यू कमलेश जी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सुमन घिमिरे, ये नेपाल से हैं। और अनीता भारद्वाज, ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, इन्होंने लिखा है। शेखर बोहरा जी, बेहतरीन व्यक्तित्व और आवाज़ के धनी हो आप, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा शेखर जी। उज़ैर सिद्दीकी, ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, अपने बारे में बता रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने मेरे लिए लिखा है कि मैं बहुत सीधे लगते हैं और बहुत पोलाइट भी हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा ही बनकर रहूँ, पोलाइट ही बनकर रहूँ। एरोगेंस और तकब्बुर में क्या रखा हुआ है, उससे तो इंसान जो है वो छोटा ही होता है, तो घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को, मेरा ऐसा नज़रिया है और मैं खुद उसको अपने ऊपर अमल में लाने की कोशिश करता हूँ। रमेश पहाड़ी, ये भी काठमांडू से हैं, ये लव यू लिख रहे हैं। निज़ाम खंडेला, कार्तिक धर्मराजन, फराह साहिब, माई सेंड कमेंट फॉर दिस एपिसोड, यू आर ब्रिलियंट, ये सब इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने उर्दू और हिंदी और दूसरी भाषाओं के लिए भी मेरी तारीफ़ की है। थैंक यू फराह। इन्होंने दो मैसेजेस भेजे हैं। एजाज़ अहमद, आपका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लव यू सो मच सर जी। क्या बात है एजाज़, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं एजाज़ अहमद साहब ने। बाबूलाल यादव जी, इन्होंने लिखा है कि सर जी वीडियो सुनते समय बहुत सारे ऐड आते हैं, इसको लेकर कुछ बोलिए। दोस्त, सारा कुछ तो मेरे अख्तियार और मेरे कंट्रोल में है नहीं,
तो कुछ कंपनी, कुछ मैनेजमेंट, इनके भी फैसले होते हैं। कुछ रेवेन्यू जनरेट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर रुपए पैसों के दुनिया चलती नहीं है। तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मैं यही निवेदन कर सकता हूँ अपनी तरफ से। राजेश सिंह साहब, इन्होंने वॉइस की तारीफ़ की है। हारून अख्तर साहब, हरप्रीत सिंह गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने इमोजीज जो भेजी है, एक तो आते नहीं हो और भर भर के एड्स डाल देते हो वीडियो में आप लोग। हरप्रीत सिंह बहुत गुस्से में, आपका गुस्सा हमने नोट कर लिया। हरप्रीत सिंह साहब प्लीज़ नाराज़ ना हो, मैंने वजह बता दी। सचिन सिंह साहब, शकील खान साहब, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी सुनाइए, इन्होंने ऐसा लिखा है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज यहीं तक। मैं उस कमेंट को खोलकर उसका डिटेल पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो स्किप हो गया, वीडियो से बाहर हम चले गए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इत्तेफाक भी है कि अब हमारी बातचीत यहीं रुकनी चाहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। आप सब तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और न तो अपने साथ जुर्म होने दें, न किसी और को जुर्म का शिकार बनने दें। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इन चीज़ों को बहुत जगा कर रखें, एक्टिव रहें और बहुत ही सजग सतर्क रहें। फिलहाल मुझे और आसिम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।